नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्थानीय अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के नए संचालक मंडल का चुनाव कराने हेतु अब लगभग तमाम कानूनी अड़ंगे एवं बाधाएं दूर हो गई हैं। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देश पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के निर्वाचन निर्णय अधिकारी नियुक्त किए गए महेंद्र चौहान द्वारा बैंक की निर्वाचन प्रक्रिया की समय सारणी घोषित कर दी गई है। आज देर शाम घोषित की गई इस समय सारणी के मुताबिक कल 31 अगस्त से आगामी 6 सितम्बर तक कामकाजी दिनों के दौरान रोजाना सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चुनाव लड़ने के इच्छुक अपने नामांकन पत्र पेश कर सकेंगे, जिनकी जांच पड़ताल 7 सितंबर को होगी और वैध नामांकनों की सूची 8 सितंबर को घोषित की जाएगी। पश्चात 8 सितंबर से 22 सितंबर को अपराह्न दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद 23 सितंबर को सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह घोषित किए जाएंगे और 4 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के दौरान प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया चलाई जाएगी और 5 अक्टूबर को ही मतगणना के बाद चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में 23 संचालक मंडल हुआ करते थे, किंतु बाद में हुए संशोधन के जरिए नए सिरे से परिसीमन करते हुए अब कुल 21 संचालकों हेतु यह चुनाव कराया जाना है। लेकिन इस नई सदस्य संख्या को लेकर बैंक के निवर्तमान संचालक नितिन हिवसे की ओर से इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर विगत दिनों हाईकोर्ट द्वारा स्थगनादेश भी दिया गया था, जिसे लेकर आज हाईकोर्ट में सहकार निर्वाचन प्राधिकरण, राज्य सरकार एवं रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से अपना पक्ष रखा गया। इस समय हुए युक्तिवाद में हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया कि याचिका की ओर से चुनाव पर स्टे नहीं मांगा गया था, बल्कि संचालक सदस्यों की संख्या 21 हो या 23 हो, इसे लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा स्थगनादेश दिया गया था। ऐसे में सहकार निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा चुनावी प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है। वहीं कितने सदस्यीय संचालक मंडल रहेगा, इसे लेकर आगामी 3 सितंबर को हाईकोर्ट द्वारा अपना अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलते ही सहकार निर्वाचन प्राधिकरण एवं निर्वाचन निर्णय अधिकारी कार्यालय की ओर से चुनावी प्रक्रिया को लेकर टाइम टेबल की घोषणा कर दी गई है और मतदान एवं मतगणना की तारीख भी घोषित कर दी गई है। वहीं अब उत्सुकता इस बात को लेकर बची हुई है कि आगामी 3 सितंबर को हाईकोर्ट द्वारा संचालक मंडल की सदस्य संख्या को लेकर क्या फैसला सुनाया जाता है। राज्य के शालेय शिक्षा विभाग द्वारा विगत 10 अगस्त को एक आदेश जारी करते हुए 1 सितंबर से 8वीं से 12वीं की कक्षाओं को खोलने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते इस आदेश को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में जब तक शालेय शिक्षा विभाग की ओर से नया आदेश जारी नहीं होता, तब तक 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले की तरह बंद रहेंगी। इस आशय की जानकारी मनपा के शिक्षा अधिकारी अब्दुल राजिक द्वारा दी गई है। यवतमाल वाशिम संसदीय क्षेत्र की शिवसेना सांसद भावना गवली की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनसे संबंधित 5 प्रतिष्ठानों और संस्थाओं पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा छापे मारे गए हैं। मुंबई से वाशिम पहुंचे ईडी के अधिकारियों ने सांसद गवली से संबंधित संस्थाओं और प्रतिष्ठानों पर छापे मारे हैं। इस मामले को लेकर फिलहाल सांसद भावना गवली ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद वे इस विषय पर अपना पक्ष रखेंगी। वहीं दूसरी ओर भावना गवली की संस्थाओं पर ईडी द्वारा छापे मारे जाते ही अब शिवसेना व भाजपा में एक बार फिर टकराव वाली स्थिति देखी जा रही है। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व रहने के चलते भाविक श्रद्धालुओं में भारी उमंग, उत्साह व उल्लास का वातावरण दिखाई दिया और चहुं ओर जन्माष्टमी की जबरदस्त धूम रही। हालांकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए शहर सहित जिले में इस समय तमाम मंदिरों के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। ऐसे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष मंदिरों में भाविकों की भीड़ नहीं दिखाई दी। हालांकि मंदिरों के गर्भगृहों के भीतर बड़े विधि विधान के साथ कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व मनाया गया। वहीं सभी भाविक श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों पर ही पूरे विधि विधान के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जिले की सांसद नवनीत राणा ने इस्कॉन मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का दुग्धाभिषेक करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ पूजन किया। साथ ही देश में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर न आ पाए और सभी के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी मंगल कामना भी की। समीपस्थ भानखेड़ा रोड स्थित जरवार में साकार हो रहे कंवर धाम में बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस समय गीत संगीत व भजन कीर्तन के साथ कृष्ण जन्मोत्सव का विधान पूर्ण किया गया और विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए गए।
इस समय कोविड संक्रमण की रफ्तार पूरी तरह से सुस्त हो गई है और संक्रमण का खतरा लगभग खत्म हो जाने की वजह से सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया है, जिसके तहत अब सभी क्षेत्रों को पूरा समय खुलने की छूट दी गई है। लेकिन पर्व एवं त्योहारों का समय रहने के बावजूद मंदिरों के खुलने पर प्रतिबंध जारी रखा गया है, जो सीधे सीधे सनातनी हिंदुओं की आस्था की ओर अनदेखी है। इस आशय का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की शहर व जिला इकाई ने अंबा देवी मंदिर के सामने शंखनाद आंदोलन किया। साथ ही राज्य सरकार से मांग की गई कि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द सभी मंदिरों को भी खोला जाए। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक गावागावामध्ये ज्याप्रमाणे या देवानं या महाराष्ट्रातले मंदिरं बंद केले, ते मंदिरं उघडण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मंदिरासमोर जाऊन प्रतिज्ञा करत आहे आणि त्या उद्धव देवाला म्हणत आहे की देवा आता दार उघड, आता पुष्कळ दिवस झाले याच्या भरोशावरती चालणारी दुकानदार ह्या चालल्या पाहिजे, देवाचं दर्शन सगळ्यांना झालं पाहिजे। प्रामुख्याने आम्ही यासाठी सगळे भारतीय जनता पार्टी सगळे कार्यकर्ते पदाधिकारी जिल्हा अध्यक्ष या ठिकाणी अंबादेवीच्या ठिकाणी आम्ही आता एक शंकरनाद या ठिकाणी केलेला आहे। याच पद्धतीने आमचा हा शंकरनाद त्या उद्धवजी देवाजवळ पोहोचला पाहिजे आणि त्यांना आम्हाला या अंबादेवीचं मंदिर आणि या सगळ्या महाराष्ट्रातले मंदिरं उघडण्याची परवानगी दिली पाहिजे, याकरता आमचा शंकरनाद आहे। ती शिवसेना आज मतांसाठी लाचार झाली आहे आणि हिंदूंचे जे दैवत आहेत, हिंदू मंदिर आहेत ते बंद आणि बाकी सगळं सुरू, अशा प्रकारची जी नीती या सरकारने ठेवली आहे त्याचा मी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने निषेध करतो। अतिशय चुकीच्या धोरणावर हे चालू आहे। हे अल्पसंख्याकांची मतं तर मिळवणार नाही, परंतु हिंदूंची मतं गमावल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारची स्पष्ट जाणीव करून देतो। भारतीय जनता पार्टीने आज फक्त शंखनाद तेवढा केला आहे, इशारा दिला आहे। जर येणाऱ्या काळात ताबडतोब मंदिरं उघडल्या गेले नाही तर याच्यापेक्षा मोठं आणि तीव्र आंदोलन महाराष्ट्रामध्ये उभं केलं जाईल, याचा त्यांनी समज घ्यावी, या ठिकाणी एवढंच सांगतो। भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर तथा पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में अनेकों भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न प्रभागों से कचरा संकलित करने और उस कचरे को कंपोस्ट डिपो तक पहुंचाने का ठेका रहने वाली पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले वाहन चालकों व मजदूरों द्वारा कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मनपा कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन व अनशन शुरू किया गया है। जय संविधान संगठन के संस्थापक अलीम पटेल के नेतृत्व में किए गए आंदोलन में आरोप लगाया गया कि पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मजदूरों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, साथ ही उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आंदोलन करने के साथ ही निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस बारे में प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्थानीय स्तर पर कामकाज संभालने वाले सिद्धार्थ कोमल बोथरा द्वारा बताया गया कि उनकी कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को बेवजह भड़काया जा रहा है और जिन मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है उन मांगों को कंपनी द्वारा पहले ही पूरा किया जा चुका है। ऐसे में किसी भी तरह का आंदोलन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दिनों शहर सहित जिले में डेंगू की संक्रामक बीमारी जमकर पांव पसार रही है, किंतु डेंगू संदिग्ध मरीजों के रक्तजल सैंपल को जांच हेतु अकोला अथवा यवतमाल भेजना पड़ता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट मिलने में काफी समय लग जाता है। इस बात के मद्देनजर स्थानीय पीडीएमसी अस्पताल में डेंगू जांच व परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन आज जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों हुआ। इस अवसर पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि इस प्रयोगशाला के जरिए तेज गति से सैंपलों की जाँच करते हुए संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। रोगराईमध्ये या सीझनमध्ये डेंग्यूची साथ खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि आपल्याला इतके वर्ष आपल्याजवळ डेंग्यूची लॅब नव्हती, तर आत्ता या ठिकाणी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटलमध्ये यांच्याकडे इन्स्ट्रुमेंट्स होते आणि सरकारही त्या ठिकाणी मदत करता आहे आणि त्या अनुषंगानं आज आम्ही डेंग्यूच्या लॅबचं उद्घाटन या ठिकाणी केलं। लवकरच सरकारी लॅब देखील आपण स्थापन करतो आहे, तर त्याला एखाद महिना नक्की लागेल, पण आपण थांबलो नाही। आपण पार्टनरशिप केलेली आहे सरकारने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कॉलेजसोबत आणि या ठिकाणी आजपासून अमरावतीमध्येच डेंग्यूची चाचणी सुरू झाली आहे। इसके साथ ही एशियाई विकास बैंक की वित्तीय योजना के तहत नेर पिंगलाई में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन भी पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों हुआ। या सगळ्या गोष्टी आपण इथे करतो आहे आणि ज्या टेस्टसाठी आपल्याला अमरावतीला, नागपूरला किंवा मुंबई पुण्याला जावं लागतं, त्या सगळ्या टेस्ट आज
या ठिकाणी तुम्हाला उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्याचा उपयोग तुम्ही घ्याल. कोरोनाच्या या महामारीमध्ये तर आपण प्रत्येकाने स्वतःची जबाबदारी सांभाळणं, स्वतःच्या आरोग्य सांभाळणं अपेक्षित आहे. आपण सुदृढ राहिलो तर आपण समाजाला सांभाळू शकू. आपण सुदृढ त्या ठिकाणी नाही राहिलो तर आपण लोकांना मदत करू शकत नाही. माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही प्रत्येकानं आज जितकी जास्त लोकांच्या टेस्ट आणि चाचण्या होऊ शकत असतील तेवढ्या टेस्ट आणि चाचण्या कराव्या. तुम्ही देखील आपापली चाचणी करून घ्यावी. साथ ही पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों तिवसा स्थित कला व वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर का भी उद्घाटन किया गया. जिलाधीश कार्यालय में विभिन्न विकास योजनाओं पर आयोजित समीक्षा बैठक में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्राचीन व ऐतिहासिक विरासत के संवर्धन हेतु पर्याप्त प्रावधान किए हैं. इसके तहत जिले के दरियापुर तहसील अंतर्गत लासूर स्थित आनंदेश्वर शिव मंदिर के प्राचीन वैभव का जतन व संवर्धन करने के साथ ही पर्यटन विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्राचीन स्थल का विकास किया जाएगा. अकोला जिलाधीश कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य मंत्री तथा अकोला के जिला पालक मंत्री बच्चू कडू द्वारा कहा गया कि मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के पुनर्वसित गांवों में अधूरे पड़े कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. साथ ही सरकार की योजना के अनुसार पुनर्वसित गांवों में मूलभूत सुविधाएं पूरी प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी. आगामी 10 से 19 सितंबर के दौरान गणेशोत्सव का पर्व मनाया जाएगा, जिसके मद्देनजर निगमायुक्त प्रशांत रोडे के कक्ष में आज एक बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में गणेशोत्सव को लेकर की जाने वाली विभिन्न तरह की तैयारियों की नियोजन पर विचार विमर्श करने के साथ ही निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने विभिन्न अधिकारियों को आवश्यक कामों की जिम्मेदारी सौंपी. साथ ही नागरिकों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाएं और मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करें. राज्य के अधिकांश विद्यापीठों ने एमफिल व पीएचडी की पदवी प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने की तारीख विगत 18 जुलाई को घोषित कर दी थी, किंतु संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में इसे लेकर लंबे समय तक कोई हलचल नहीं थी. ऐसे में अमरावती, अकोला, यवतमाल, वाशिम व बुल्ढाना इन 5 जिलों के इच्छुक संशोधक एमपेट परीक्षा की तारीख घोषित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे. वहीं अब कुलसचिव डॉक्टर तुषार देशमुख ने इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख को लेकर घोषणा की है, जिसके तहत परसों 1 सितंबर से प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर तय की गई है. कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे और यह प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से ली जाएगी. आगामी ओलंपिक के लिए संभाग से कम 5 खिलाड़ियों का चयन होना चाहिए, ऐसा आह्वान करते हुए क्रीड़ा विभाग के उप संचालक विजय संतान ने कहा कि उम्दा खिलाड़ी तैयार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अत्याधुनिक सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है. ऐसे में खिलाड़ियों को चाहिए कि वे लगातार अपनी प्रैक्टिस की ओर ध्यान दें. जिले के काटेपूर्णा मध्यम प्रकल्प में इस समय 92.69% जल संग्रहण हो गया है. ऐसे में बांध क्षेत्र में पानी की लगातार होती आवक को देखते हुए इस बांध के 2 दरवाजों को 30 सेंटीमीटर तक खोल दिया गया है, जहां से प्रति सेकंड 50.16 घन मीटर पानी नहर में छोड़ा जा रहा है. साथ ही नदी किनारे रहने वाले सभी लोगों को सतर्क कर दिया गया है. इसके अलावा जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध में इस समय 73.58% जल संग्रहण हो चुका है. आज अमरावती जिले में 2 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए. वहीं सोमवार को किसी अस्पताल से कोई मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ. जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,710 पर जा पहुंची है, जिनमें से कुल 95,050 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं. सोमवार को भी लगातार 21वें दिन अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई. इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 47 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 18 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 29 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 12 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है. साथ ही मनपा क्षेत्र में 14 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 21 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं. बीते 24 घंटे के दौरान 507 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.35% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई. वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.30% पर स्थिर है. वहीं सोमवार को समुचे संभाग में 23 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें बुल्ढाना के 20 तथा वाशिम के 1 मरीज का समावेश रहा. इसके अलावा सोमवार को संभाग में 7 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, बुल्ढाना के 5 व वाशिम के 1 नागरिक का समावेश है. अमरावती निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रहमत खान के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस महकमे द्वारा की गई जिलाबंदी की कार्रवाई को गलत साबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी व न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम की खंडपीठ द्वारा कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए जाने पर कार्रवाई करते हुए किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं पर भी रहने अथवा स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने हेतु मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता.
शहर व जिले के कोविड अस्पतालों में अपनी जान की परवाह न करते हुए निरंतर काम करने वाले सभी कोविड योद्धाओं का रिलीव ऑर्डर तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर कोविड योद्धा कर्मचारी संगठन की ओर से जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन में कहा गया कि विगत 1.5 वर्ष से शहर सहित जिले के कोविड अस्पतालों में अपनी जान की परवाह न करते हुए अस्थायी डॉक्टरों, परिचारिकाओं, टेक्नीशियन, कक्ष सेवकों और सफाई कामगारों ने मरीजों की सेवा की। इसके बावजूद उन्हें बीते 2 माह से वेतन भी नहीं मिल पाया है और अब अचानक उन्हें नौकरी से हटाने हेतु रिलीव ऑर्डर निकाला गया है, जो पूरी तरह से अन्यायकारक है। दलित पैंथर के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जगदीश इंगले के नेतृत्व में जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि मातंग समाज की विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर आगामी 2 अक्टूबर से राज्य स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा जिलाधीश के जरिए केंद्रीय रेलवे मंत्री एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री को भेजे गए निवेदन में कहा गया कि नांदगांव खंडेश्वर तहसील में आने वाले वाडोना रामनाथ में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित प्रकल्प हेतु रेलवे स्टेशन की स्थापना की जाए, साथ ही बुलेट ट्रेन को यहां पर स्टॉपेज भी दिया जाए। पुलिस आयुक्तालय के शहर यातायात शाखा में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों को बारिश के दिनों में ड्यूटी निभाते समय परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा सभी यातायात पुलिस कर्मचारियों को रेनकोट उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, जिसके चलते भारतीय स्टेट बैंक की ओर से सोमवार 30 अगस्त को पुलिस कर्मचारियों को रेनकोट का वितरण किया गया। 2 दिन पूर्व शनिवार की आधी रात अमरावती MIDC में स्थित नेशनल केमिकल फैक्ट्री नामक कारखाने में आग लग गई थी। इस आग को बुझाने में 90 दमकल वाहन लगे और साथ ही आग पर काबू पाने में 41 घंटों का समय लगा। इस दौरान नेशनल केमिकल फैक्ट्री में रखा पूरा साजो सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिससे इस कारखाने में करीब 2.25 से 2.5 करोड़ रुपयों का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान है। पता चला है कि विगत 3-4 दिनों से MIDC परिसर में बिजली की आपूर्ति में लगातार वोल्टेज कम अधिक होने की शिकायत चल रही थी और नेशनल केमिकल के आसपास स्थित एक कारखाने में भी लगातार घटते बढ़ते विद्युत वोल्टेज की वजह से विद्युत उपकरण जल गए थे। संभवतः इसी वजह से नेशनल केमिकल के कारखाने में भी स्पार्किंग होकर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मोर्शी बरूड मार्ग पर भाईपुर गांव के निकट ऑटो रिक्शा व कार के बीच आमने सामने हुई भीषण टक्कर के चलते ऑटो रिक्शा में सवार 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही इलाज के लिए अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग ऑटो रिक्शा में सवार होकर अमरावती से बरूड की ओर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही कार ने उन्हें भीषण टक्कर मार दी। तिवसा पुलिस थानांतर्गत शेंदोला खुर्द गांव निवासी जिला परिषद शिक्षक रामराव गुलाबराव खेरडे की सोमवार की सुबह एक सड़क हादसे में मौत हो गई। पता चला है कि सोमवार की सुबह 7 बजे रामराव खेरडे हमेशा की तरह शेंदोला धसकट स्थित जिला परिषद शाला में जाने हेतु अपने दोपहिया पर सवार होकर निकले थे, लेकिन आधे घंटे बाद ही उनके बेटे को किसी ने फोन पर जानकारी दी कि उसके पिता का फतेहपुर बस स्टॉप के पास एक्सीडेंट हुआ है। पश्चात रामराव खेरडे का बेटा अजिंक्य खेरडे तुरंत अपने एक परिचित के साथ फतेहपुर बस स्टॉप पहुंचा, जहां से रामराव खेरडे को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के पास एक हुंडई कार भी बरामद हुई है, जिस पर टक्कर के निशान है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि संभवतः इसी कार की टक्कर से यह हादसा हुआ है। विगत दिनों शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा ने मोहम्मद एहसान नामक युवक को MD ट्रक की खेप के साथ गिरफ्तार किया था। इस समय मोहम्मद एहसान के कब्जे से पुलिस द्वारा एक कार भी जब्त की गई थी, जिसके बारे में जांच पड़ताल करने पर पता चला कि यह कार नागपुर में रहने वाले किसी शिंदे नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है और मोहम्मद एहसान ने उस व्यक्ति से यह कार खरीदी थी, लेकिन चूंकि कार पर फाइनेंस चढ़ा हुआ है, ऐसे में वह कार मोहम्मद एहसान के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही ड्रग तस्करी के मामले में धरे गए मोहम्मद एहसान को न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल भेज दिया गया है, लेकिन इससे पहले पुलिस कस्टडी रिमांड में की गई पूछताछ के दौरान मोहम्मद एहसान ने ड्रग तस्करी के रैकेट में शामिल कई लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं, जिन पर अपराध शाखा द्वारा नजर रखी जा रही है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक द्वारा नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई गौलीपुरा में जमील शेख के घर के सामने की गई, जिसमें सुधीर रामठेके, सुरेश तायवाड़े, राहुल इंगले व नरेंद्र श्रीवास को गिरफ्तार किया गया है। जिला ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा द्वारा अचलपुर विभाग में पेट्रोलिंग के दौरान चिंटू उर्फ सोहेल खान अख्तर खान को एक देसी कट्टे व 2 जिंदा कारतूस के साथ धरा गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन के मार्गदर्शन व LCB के PI तपन कोल्ले के नेतृत्व में API गोपाल उपाध्याय की टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के पश्चात आरोपी को परतवाड़ा पुलिस थाने के सुपुर्द किया गया। पता चला है कि चिंटू उर्फ सोहेल खान एक पेशेवर अपराधी है तथा उस पर इससे पहले हत्या व हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।